स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट। अपने लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड को कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो मेनली जो सॉलिड होते हैं हम उसे दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकेंड वन इज अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जिस सॉलिड में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयन्स हो सकते हैं, उनका एक डेफिनाइट और रेगुलर अरेंजमेंट रहता है इन द स्पेस, मतलब थ्री डायमेंशनली एक डेफिनाइट और रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, और जिस सॉलिड में ये जो अरेंजमेंट है वो डेफिनाइट नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, उसे हम बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसमें हमें जो जो भी सॉलिड के बारे में पढ़ना है वो सारे क्या होंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। ओके, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर दिया था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट क्रिस्टल लैटाइस एंड यूनिट सेल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसका जो पार्टिकल का अरेंजमेंट रहता है वो डेफिनेट रहता है। ठीक है, डेफिनेट मतलब जैसे हमने लास्ट क्लास किया था, ऐसे पॉइंट्स लेके यहाँ पे एक रेगुलर ऑर्डर या रेगुलर अरेंजमेंट रहता है ना। तो ये जो पॉइंट्स हम शो कर रहे हैं, ये पॉइंट्स क्या है? ये जो पॉइंट्स है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब एटम, मॉलिक्यूल या आयन का पोजीशन। ओके, तो ये जो है पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं लैटाइस पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? लैटाइस पॉइंट। हो गया। नेक्स्ट, ये जो लैटाइस पॉइंट है, इसको अगर हम ज्वाइन करते जाएंगे तो हमें एक डेफिनाइट ज्योमेट्री मिलेगा। ठीक है, एक डेफिनाइट ज्योमेट्री मिलेगा। ये से तो हमने एक छोटा पार्ट बनाया है। मान लो ये पूरा बोर्ड में ये सारे पॉइंट्स अरेंज होके हैं, ये सारे पॉइंट्स में क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। अगर हम वो सारे पॉइंट्स को अरेंज करेंगे, अरेंज करके मतलब क्या, एक ज्वाइन करके एक डेफिनाइट ज्योमेट्री बनाते हैं, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, वो पूरा स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस। ठीक है, समझ में आया? सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बनाएंगे बड़ा वाला, वो होगा हमारा स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस। लेकिन वो जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनेगा, वो जो डेफिनाइट ज्योमेट्री बनेगा, वो तो एकदम से बड़ा नहीं बनेगा। काफी सारे छोटे छोटे क्या यूनिट हो सकते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जिनको रिपीट करते जाएंगे तो वो बड़ा स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, ये है हमारा क्या, ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो अगर हम ऐसे ये पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक क्यूबॉइड जैसा ज्योमेट्री हमारा आ रहा है, आया ना। फिर ये है एक स्मॉलेस्ट यूनिट, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, जिससे छोटा रेगुलर डेफिनेट ज्योमेट्री हमें नहीं मिल सकता। ओके, इससे बड़ा मिल सकता है, लेकिन ये सबसे छोटा है, इससे छोटा हमें नहीं मिलेगा। अगर ऐसा ही जैसे हमारे क्यूबॉइड मिला, ऐसे जैसे बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर मिला, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे बहुत सारे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, देखते हैं फिर से। अभी इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हो गया। तो एक क्यूबॉइड जैसा स्ट्रक्चर था, फिर सेकेंड क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर आया। ऐसे करते जाएंगे तो बहुत सारे क्यूबॉइड के स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ओके, क्या बोलते हैं? सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। ऐसे बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर है, जिसको ज्वाइन करते जाएंगे तो वो बड़ा स्ट्रक्चर बनता है।
ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो पोजीशन है वो है हमारा लैटाइस पॉइंट। लैटाइस पॉइंट को ज्वाइन करके जो छोटा वाला डेफिनेट ज्योमेट्री आ रहा है वो है हमारा यूनिट सेल, और बहुत सारे यूनिट सेल जब ज्वाइन हो जाएंगे वो बनेगा हमारा स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो एक कॉमन एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा वाल है, वो जो वाल है वो किससे बना है? वो बहुत सारे ब्रिक से, बहुत सारे ईट से बनाया है, ठीक है ना। तो ये जो ईट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ओके। वही ईट को हम रिपीट करते जा रहे हैं, उसके साइड में देखे जा रहे हैं, उसके ऊपर है, उसके नीचे है, ऐसे काफी सारे ईट्स को जो ब्रिक्स है उन्हें जब हम ज्वाइन करते हैं तभी ये बड़ा वाला वॉल का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल लैटाइस यूनिट सेल का, वो भी उसी टाइप का है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे हम रिपीट करने से क्या वो बड़ा वाला स्ट्रक्चर बनता है, हम उससे यूनिट सेल होते हैं। तो ये जो वॉल बना है वो कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे रिपीट करने से बन रहा है? वो जो ब्रिक है, वो जो ईट है, उससे अगर हम रिपीट कर रहे हैं तभी ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, बड़ा वाला वॉल बन रहा है। तो यहाँ पे वो ब्रिक को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल, ठीक है। जैसे छोटा वाला क्यूबॉइड निकला वो है हमारा यूनिट सेल। जैसे वो ईट रिपीट होता जाएगा, उसका स्ट्रक्चर को रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। इससे जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर आता है वो है हमारा स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस। ईट को रखते जाएंगे तो फाइनली क्या होगा? बड़ा होके क्या बनेगा? वो एक बड़ा सा वॉल बन जाएगा। तो वो जो वॉल है वो है हमारा स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस। समझ में आया? ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो जो क्या पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो है लैटाइस पॉइंट। उनको लेके जो छोटा यूनिट बना, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो है यूनिट सेल। ये सारे यूनिट को अरेंज करके जो बड़ा वाला आएगा वो है हमारा स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस, ठीक है। आया समझ में? ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले स्पेस लैटाइस का यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। ये डायग्राम बनाना है फिर उसको लिखना है, ठीक है। सो स्पेस लैटाइस इज द definite pattern of constituent particles, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स और आयॉन्स, bracket close. Space lattice is a definite pattern of constituent particles which give rise to a definite shape in space is called स्पेस लैटाइस और क्रिस्टल लैटाइस, ठीक है। इसको डायग्राम बना लो, इसको लिख लो, फिर हम लैटाइस पॉइंट और यूनिट सेल के बारे में लिखेंगे, ठीक है। चलो हो गया। नेक्स्ट मिटाते हैं। द पोजीशन ऑफ अ क्रिस्टल लैटाइस which is occupied by constituent particles are called lattice points, ठीक है। चलो लिखो,
नेक्स्ट मिटाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of a crystal lattice of a crystal which when repeated again and again give rise to a three-dimensional three-dimensional structure in a crystal lattice। ठीक है, चलो लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है और लैटाइस पॉइंट क्या है। ठीक है, तो ये जो यूनिट सेल है, जो स्मॉलेस्ट रिपीटेटिंग यूनिट सेल, वो यूनिट सेल को भी हम अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिट सेल है वो दो टाइप में डिवाइड हो सकता है। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेकेंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम अदरवाइज बोल सकते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल है जो जिसमें सिर्फ जो हमारा कॉर्नर्स है, ओके, उस कॉर्नर्स में हमारा वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली at the corners of the cube। ठीक है, उस क्यूब जो है, जो क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनता है, वो क्यूबिकल स्ट्रक्चर का सिर्फ कॉर्नर जो है, वो कॉर्नर में अगर क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहा तो वो बनता है हमारा क्या? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और ये नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में प्रिमिटिव यूनिट सेल का जो है वो तो रहेगा, मतलब सारे कॉर्नर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे। इन एडिशन कोई और दूसरे जगह पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन प्लेस other than corners of the cube in addition to those present at the corners। ठीक है, एक क्यूब का कितना कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर है। पता है, बहुत छोटे क्लास से पढ़ते आए हो। ठीक है, तो ये जो 8 कॉर्नर में अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहा तो वो हो गया हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। लेकिन अगर कोई यूनिट सेल ऐसा है जिसमें कॉर्नर जो है वहां पे तो रहेगा, इन एडिशन वो क्यूब का किसी दूसरे जगह पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रह रहा है, तो हम उससे बोल देंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल।
ठीक है। तो ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है वो अगेन 3 टाइप में डिवाइड हो सकता है। ओके, जो फर्स्ट हमारा क्या यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। लास्ट है एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो ये अभी एक एक करके इसको पढ़ने के समझने की कोशिश करते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो है जिसमें हर कॉर्नर में, मतलब टोटल 8 कॉर्नर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रह गया। ठीक है, इन एडिशन टू दोज, मतलब कॉर्नर में प्रेजेंट है, इन एडिशन बॉडी के सेंटर में एक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट, constituent particle is present at the center of the cube along with those at corners। ठीक है, कॉर्नर्स में रह गया, इन एडिशन क्या रहा? बॉडी के सेंटर में एक रहा। ठीक है, नेक्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये फेस सेंटर यूनिट सेल क्या है? फेस सेंटर यूनिट सेल में ये सारे में कॉमन है कि कॉर्नर में रहना कंपलसरी है। ठीक है, फेस सेंटर यूनिट सेल क्या है? कॉर्नर 8 कॉर्नर है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे। इन एडिशन जितना भी फेस है, सारे फेस के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, एक क्यूब का कितना फेस होता है? 6 फेस होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 फेस रहता है। तो सारे 6 फेस के सेंटर में, मतलब ये ऊपर वाला फेस रहा, इसके सेंटर में नीचे वाला फेस, उसके सेंटर में साइड वाला फेस, उसके सेंटर में, ऐसे करके जो 6 तो फेस है, सारे फेस के सेंटर में जो है वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा, तभी हम उसे बोलेंगे फेस सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब along with those present at the corners। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा? वो तो कॉमन है कि 8 कॉर्नर्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे इन एडिशन एनी 2 ऑपोजिट फेस। ठीक है, एनी 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा। 8 कॉर्नर में रह गया, सपोज ऊपर वाले फेस का सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो उसका ऑपोजिट क्या है? नीचे वाला फेस, तो उसका सेंटर में क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रहना पड़ेगा। अगर ऊपर है तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट नीचे रहेगा, साइड में नहीं रहेगा। ठीक है, अगर इस साइड में, साइड के सेंटर में है तो इसका ऑपोजिट में जो ये साइड है उसके सेंटर में रहना चाहिए। ठीक है, एक यहाँ रहेगा, एक ऊपर रहेगा तो नहीं होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट फेस के सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी 2 ऑपोजिट फेसेस of the cube along with those present at the corners। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया क्या है?
पहला क्या है हमारा यूनिट सेल, दो टाइप में क्लासिफाई होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्यूब के सिर्फ 8 कॉर्नर्स में रहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स में रहेगा। इन एडिशन बॉडी का कोई भी क्यूब का कोई भी एक पार्ट में रह सकता है, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक में क्या होता है, ईच कॉर्नर में 8 कॉर्नर में रहेगा, उसके साथ बॉडी के सेंटर में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फेस सेंटर। फेस सेंटर में 8 कॉर्नर में रहेगा। इन एडिशन कहाँ पे 6 ठो जो फेस है, सारे 6 फेस के सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, ओके। लास्ट वन इज एंड सेंटर। एंड सेंटर में 8 कॉर्नर्स में रहेगा और इन एडिशन एनी 2 ऑपोजिट फेस, ठीक है, एनी 2 ऑपोजिट फेस का सेंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, ओके। आया समझ में? चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे। हो गया? मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। कोई भी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितना रह रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम करेंगे हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल का, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ओके। अच्छा सुनो, ये जो है कैलकुलेशन करने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये होता है कि जो हम क्या बोले, ईच पॉइंट में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहता है। सपोज क्यूब के कॉर्नर में, पहले हम देखते हैं कॉर्नर वाले का। कॉर्नर में क्या रहता है, देखो सपोज हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब का कॉर्नर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एक एटम है, ठीक है। तो जैसे अभी मेरे पास मेरे पेन का इंक का बॉटल है जो एग्जैक्टली तो क्यूब नहीं है, मान लो कि क्यूब है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट में एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो स्पेस लैटाइस है वहां पे क्या होता है, यूनिट सेल जो है वो यूनिट सेल कंटिन्यूसली प्रेजेंट रहते हैं, साइड में ऊपर नीचे सारे में प्रेजेंट रहते हैं। तो मान लो ये एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल के इस कॉर्नर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ओके। अभी इसके साइड में हम और एक क्यूब ले आएंगे। ये क्यूब ये फर्स्ट क्यूब को साथ अटैच होकर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्नर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो एटम है वो फर्स्ट क्यूब के कांटेक्ट में आया, साइड में सेकेंड क्यूब है उसके कांटेक्ट में भी आया, ओके। इसके सामने और एक क्यूब रख लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ये थर्ड क्यूब के कांटेक्ट में भी आएगा, क्योंकि ये कॉर्नर में है तो थर्ड क्यूब के कांटेक्ट में भी आएगा। अब इसके साइड में यहाँ पे और एक क्यूब रख लेंगे तो ये एटम जो है उसके कांटेक्ट में भी आएगा। समझने की कोशिश करो। ये है हमारा कॉर्नर का पॉइंट, कॉर्नर का ये मान लो ये है फर्स्ट क्यूब, इसके साइड में और एक क्यूब है, ये है सेकेंड क्यूब, ठीक है। यहाँ पे और एक है सामने थर्ड क्यूब, साइड में और एक है फोर्थ क्यूब। तो ये चारों क्यूब जो यहाँ पे है, ये कॉर्नर जो है यहाँ पे जो एटम रहेगा वो उस चार क्यूब यानी कि चारों यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि वो कॉर्नर में है, सबको टच कर रहा है, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक रख लेंगे, ओके। इसके ऊपर जो रखेंगे उसका नीचे का कॉर्नर में भी ये टच करेगा ना। ऊपर ये रखे, ऊपर के साइड में रखेंगे तो भी टच करेगा, इसके साइड में रखेंगे फिर भी ये पॉइंट टच करेगा, इसके इमीडिएट साइड में रखेंगे तो भी टच करेगा। तो एक क्यूब का जो कॉर्नर का पॉइंट होता है वो नीचे के 4 क्यूब, ऊपर और 4 क्यूब, टोटल 8 क्यूब्स का वो कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटम है वो 8 क्यूब में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होके रहता है, ओके।
ओके, ये जैसे हमारा पॉइंट हो गया ऐसे ऐसे, तो नहीं कि ये हमारा एटम है, एटम जो है वो ऐसे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो वो जब ऐसे प्रेजेंट रहता है तो वो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे, एक रेगुलर अरेंजमेंट होके उसका रहेगा, ठीक है। ये तो मेरा रेगुलर नहीं हुआ, अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लैटिस पॉइंट हुआ, मतलब नहीं कि सिर्फ इसी के अंदर एटम है, यहाँ पे एटम रहा, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एटम रहा, ओके। तो ये दोनों एटम टच कर सकते हैं इन बिटवीन या टच नहीं भी कर सकते, वो तो हम आगे जब पढ़ेंगे तो इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, तो क्यूब के जो कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट है वो बाकी और टोटल 8 क्यूब के साथ उसका क्या है, कनेक्शन है, तो ठीक है। तो ईच क्यूब के लिए कॉर्नर का जो क्या एटम है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, एक एटम 8 क्यूब में बढ़ गया, ठीक है। ऐसा एक स्ट्रक्चर है, बड़ा सा स्ट्रक्चर जो 8 क्यूब के कांटेक्ट में आया, 8 यूनिट सेल के कांटेक्ट में आया तो वहां पे बट गया, ठीक है। तो 8 यूनिट सेल में बटा है, तो एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8, 8 में 1 बचा हुआ है, तो एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, ठीक है। मतलब कोई भी एटम अगर क्यूब का कॉर्नर में प्रेजेंट है तो उस एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 1/8, ओके। नेक्स्ट है फेस के लिए। फेस क्या है, कितना का फेस रहता है, हाँ 6 का फेस रहता है टोटल। तो ये जैसे ये मेरा क्यूब रहा, ओके, सो कॉल्ड क्यूब, ये क्यूब का फेस हम इसको मान रहे हैं, ऊपर का चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसका ऊपर यहाँ पे एक एटम है, ये एटम और कितने क्यूब के कांटेक्ट में आएगा, अगर हम उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे साइड में सब रख के अरेंज करेंगे तो ये पॉइंट और कितने ये एटम और कितने यूनिट सेल के कांटेक्ट में आएगा, देखो ये इधर है, तो यहाँ पे इस साइड में अगर रखेंगे यूनिट सेल उसके कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो इसका सेंटर में है। इसके आगे में रखेंगे तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो सेंटर में है। साइड में रखेंगे फिर भी उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, पीछे रखेंगे तो भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्यों ये तो इसके मिडिल में है, ठीक है, इसके सेंटर में है। लेकिन अगर हम एक क्यूब लाएंगे जो इसके ऊपर हम रखेंगे, ठीक है, तब ये जो पॉइंट है वो उसके कांटेक्ट में आएगा। समझ में आ रहा है, ये फेस का एक फेस हम सिलेक्ट किए ऊपर वाला, उसके मिडिल में सेंटर में एक पॉइंट है, एक एटम है, वो किसके कांटेक्ट में आएगा, इसके आगे क्यूब रखेंगे उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, पीछे रखेंगे नहीं आएगा, साइड में रखेंगे नहीं आएगा, ये साइड में रखेंगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर एक रखेंगे क्यूब तो वो उसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। मतलब जो फेस के सेंटर में जो एटम है वो नीचे का क्यूब ऊपर का क्यूब दोनों क्यूब में वो डिवाइड हो रहा है, दोनों क्यूब उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक जो हमारा क्या है एटम है वो 2 यूनिट सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल के लिए जो एटम फेस के सेंटर में है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2 के लिए 1 होता है, ठीक है। तो एक यूनिट सेल के लिए कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, वो करेगा 1/2, ठीक है। जैसे ये तो हम ऊपर का लिए थे, अभी मान लो ये साइड का ले रहे हैं, ओके। तो ये जो साइड है, ये साइड में क्या है हमारा एटम है, साइड ये वाला फेस के सेंटर में। अभी हम इसके ऊपर एक क्यूब रखेंगे तो ये एटम उसको टच करेगा नहीं करेगा, उसके साइड में रखेंगे तो भी टच नहीं करेगा, पीछे रखेंगे भी टच नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके इमीडिएट साइड में और एक क्यूब रख लेंगे तो ये वाला एटम वो इमीडिएट साइड वाले क्यूब को टच करेगा। तो मतलब एक एटम 2 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड हो रहा है, 2 यूनिट सेल उसको शेयर कर रहे हैं अगर वो फेस के सेंटर में रहा, ठीक है। तो 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर हो रहा है, तो एक यूनिट के लिए, एक यूनिट सेल के लिए उस एटम जो कि फेस के सेंटर में प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, एक के लिए 1/2 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज आ रहा है हमारा बॉडी का।
कोई भी एटॉम अगर एक यूनिट सेल के एक क्यूब के बॉडी के अंदर है, तो ये हमारा यूनिट सेल इसके अंदर सिर्फ पूरा सेंटर में, ठीक है, पूरा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का सेंटर में इसके अंदर हमारा क्या है, वो एटम है। तो वो एटम और कितने एटम के कांटेक्ट में आएगा, देखो इस क्यूब के साइड में एक रखेंगे, उसके कांटेक्ट में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके ऊपर रखेंगे, कांटेक्ट में आएगा, नहीं। नीचे रखेंगे तो भी कांटेक्ट में नहीं आएगा, सामने रखेंगे भी नहीं आएगा, पीछे रखेंगे भी तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो एटम है वो पूरा इस यूनिट सेल के बॉडी के अंदर है। तो साइड में कुछ भी यूनिट सेल रख लो, वो उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। मतलब एक क्यूब का या एक यूनिट सेल का बॉडी के अंदर जो एटम है वो सिर्फ एक ही यूनिट सेल का रहता है, कोई दूसरा यूनिट सेल उससे शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वो एक के अंदर ही रहता है। ओके, तो एक यूनिट सेल के लिए बॉडी के अंदर जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, 1 रहता है, क्योंकि उससे ओनली एक यूनिट सेल के अंदर ही पाया जाता है। आया समझ में? कॉर्नर जो है 8 क्यूब के कांटेक्ट में आता है, कॉर्नर का एटम, इसलिए एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन हुआ 1/8, ठीक है। फेस जो है, फेस के सेंटर में जो एटम रहा वो 2 क्यूब के कांटेक्ट में आता है, तो एक यूनिट सेल के लिए फेस का सेंटर में जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन रहा 1/2, ठीक है। जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, पूरा बॉडी के अंदर है, उससे कोई भी दूसरा यूनिट सेल उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो वो टोटली कंप्लीटली अपना एक यूनिट सेल के अंदर ही रह रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन जो बॉडी के अंदर है उस एटम का कंट्रीब्यूशन क्या यूनिट सेल के लिए कितना है, 1 है, क्योंकि कोई और उससे शेयर नहीं कर रहा। आया समझ में? तो ये हमें समझना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वहां पे एटम्स कहाँ पे रहते हैं, 8 कॉर्नर्स में रहते हैं। पता है एटम कहाँ पे रहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल में, 8 कॉर्नर्स में। ओके, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए कॉर्नर कितना रहता है, 1/8। लेकिन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितना है, 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है। एक कॉर्नर का एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए कितना रहता है, हमने निकाला हुआ है 1/8। हमारे पास कितना कर्नल है, 8 कर्नल, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन 8 कॉर्नर्स इक्वल टू 1/8 into 8, that is equal to 1, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम in primitive unit cell कितना होगा, that is equal to 1। ओके, आए समझ में? चलो लिख लो इसको। हो गया? तो ये है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल और यू कैन से सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। मिटाते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, सेकेंड में, नेक्स्ट में आया हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे रहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पे रहेंगे, 8 कॉर्नर्स में रहेंगे, प्लस 1 जो है वो बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर एक रहता है। अच्छा, अभी हम कैलकुलेशन करेंगे जो 8 कॉर्नर्स है, कॉर्नर में जो एटम्स है उनका कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के लिए कितना होता है, एक कॉर्नर का एटम का कंट्रीब्यूशन है 1/8, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर कितना है, एक एटम जो एक कॉर्नर में रहता है 1/8। हमारे पास कितना कॉर्नर है,
8 कॉर्नर के लिए कितना होगा कंट्रीब्यूशन 1/8 into 8 that is equal to 1 हो गया। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट बॉडी प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ द क्यूब, बॉडी के अंदर रहा तो कितना होगा 1 और एक ही है हमारे बॉडी के अंदर, एक ही को रहना है, ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 रहता है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 8 कॉर्नर्स में कितना हो गया टोटल 1 प्लस 1 बॉडी के अंदर रहा 1, सो 1 + 1 इक्वल टू 2। सो अगर बॉडी सेंटर यूनिट सेल है तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम इन दैट यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 2। ओके, चलो लिखो। हो गया, निकालते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 फेस सेंटर यूनिट सेल। ओके, अभी देखना है कि फेस सेंटर यूनिट सेल में एटम कहाँ पे रहते हैं, पड़े हुए हैं, कहाँ पे रहते हैं 8 कॉर्नर्स में रहते हैं प्लस 6 फेसेस में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट 1 कॉर्नर, एक कॉर्नर में रहा तो कंट्रीब्यूशन कितना है एटम का 1/8। हमारे पास कितना कॉर्नर है 8 कॉर्नर, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/8 into 8 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ फेस, 6 फेसेस जो है फेसेस के सेंटर में है, सेंटर ऑफ फेस कितना है, फेस में रहने से कंट्रीब्यूशन 1/2, ओके, एक का। तो हमारे पास कितना फेस प्रेजेंट है 6 फेस, ओके, तो एक फेस में कंट्रीब्यूशन है 1/2, तो 6 फेस में कितना रहेगा 1/2 into 6 that is equal to 3, ओके। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना रहा 8 कॉर्नर के लिए 1 प्लस 6 फेसेस के लिए 3 दैट इज इक्वल टू 4, ओके। आया समझ में, चलो लिखो इसको। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, देखो एंड सेंटर यूनिट सेल में हमारे पास कहाँ पे एटम रहते हैं, पहला है 8 कॉर्नर्स में रहते हैं, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ 2 ऑपोजिट फेसेस, एनी 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर में रहते हैं, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट 1 कॉर्नर कितना रहता है 1/8, हमें पता है, बहुत बार कर चुके हैं। हमारे पास कितना प्रेजेंट है कॉर्नर 8 कॉर्नर, सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर कितना होगा 1/8 into 8 दैट इज इक्वल टू 1, हो गया। नेक्स्ट और कहाँ पे प्रेजेंट है 2 फेसेस में, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस कितना है हाफ है, कटा हुआ है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अभी कितना फेस प्रेजेंट है 2 फेस प्रेजेंट है, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ 2 फेसेस, ठीक है। 2 फेसेस के लिए कितना होगा 1 फेस के लिए हाफ है, 2 फेस के लिए हाफ इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1, ओके। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 8 कॉर्नर से 8 कॉर्नर्स के लिए कंट्रीब्यूशन है टोटल 1। नेक्स्ट फेस में और 2 फेसेस के लिए टोटल आया कितना 1, सो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, सो द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एंड सेंटर यूनिट सेल इक्वल टू 2, ओके। आया समझ में, चलो लिख लो। हो गया,
मिटाते हैं। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस पढ़ा, यूनिट सेल पढ़ा, लैटिस पॉइंट पढ़ा। ठीक है, यूनिट सेल में फर्स्ट जो यूनिट सेल आया वो है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, ये जो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम हमने कैलकुलेट किया वो कितना था? 1/8 ईच कॉर्नर का, टोटल 8 कॉर्नर, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट में हमारा आ रहा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कहाँ पे है? 8 कॉर्नर्स में है। 8 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन, एक कॉर्नर का 1/8 प्लस बॉडी के अंदर 1 है, उसका कंट्रीब्यूशन 1, तो 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आ रहा है हमारा फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे है? कॉर्नर्स में है और फेसेस में है। 8 कॉर्नर्स में है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेसेस में है, ईच फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है एंड सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, एंड सेंटर यूनिट सेल में कहाँ पे है? 8 कॉर्नर्स में है प्लस 2 ऑपोजिट फेसेस में है। ईच कॉर्नर में एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8, ईच फेस में 1/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल और हमने कैलकुलेट किया है उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। जो चारों यूनिट सेल अभी हमने पढ़ा है उसका क्या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम्स कहाँ पे रहते हैं? 8 कॉर्नर्स में रहते हैं। तो यहाँ पे एक क्यूब बनाएंगे। ओके, ये क्यूब हमारा बन गया। अभी एटम्स कहाँ रहेंगे? ईच कॉर्नर में रहेंगे। ठीक है, तो 8 कॉर्नर में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, वो यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड वाला क्या पढ़ते हैं हम? बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ये बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कहाँ पे रहता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सारे कॉर्नर्स में रहता है प्लस बॉडी के अंदर एक रहता है। तो अभी क्या करेंगे? पहले क्यूब ड्रॉ करेंगे। ओके, क्यूब हमारा बन गया। अभी 8 कॉर्नर में, ईच कॉर्नर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ईच कॉर्नर में रह गया एटम। इन एडिशन कहाँ पे रहता है एटम? इन एडिशन बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रह गया। ये है हमारा बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 में क्या था? फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल में कहाँ पे रहता है एटम? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ईच कॉर्नर में रहता है, 8 कॉर्नर में 8 रहता है एंड जितना भी फेस है, टोटल 6 फेसेस है, 6 फेसेस के सेंटर में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्यूब ड्रॉ करेंगे। क्यूब बन गया। अब 8 कॉर्नर में
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहा। ओके, अभी कहाँ रहेगा? अभी रहेगा हमारे ये में, कहाँ पे? ईच फेज के सेंटर में। ये हो गया हमारा फर्स्ट फेज, ये वाला सेकेंड फेज, ये सामने वाला थर्ड फेज, ये साइड वाला फोर्थ फेज। ठीक है, नीचे वाला फिफ्थ फेज और ये पीछे का जो है यहाँ पे एक सिक्स पॉइंट में 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए। ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है? फेज सेंटर के बाद कौन आता है? एंड सेंटर यूनिट सेल। एंड सेंटर यूनिट सेल में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ पे है? क्यूबिक क्यूब के ईच कॉर्नर में एक रहता है। ओके, और कहाँ रहता है? एनी 2 ऑपोजिट फेसेस के सेंटर में रहता है। ठीक है, तो पहले बनाएंगे ईच कॉर्नर में, ईच कॉर्नर में हो गया। अभी कहाँ होगा? एनी 2 फेस के सेंटर में। मान लो हम यहाँ पे ऊपर और नीचे वाला चूज करें। ठीक है, ऊपर के सेंटर में, नीचे के सेंटर में। ठीक है, टोटल इतना जगह रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आया समझ में? चलो बना लो इसको। ठीक है, तो अपने आज के क्लास में हमने क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस के बारे में पढ़ा और यूनिट सेल का जितना भी था, यूनिट सेल क्या है, उसका डिफरेंट टाइप्स, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, ये सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज का क्लास ये खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट। टिल देन माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।